नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो हिस्ट्री शीटर। जब अभिशाप बन जाए संघर्ष और संघर्ष बन जाए कहानी, तब जन्म लेती है वीरता। हिस्ट्री शीटर में आज एक ऐसी महिला की कहानी जिसने जन्म से जंगल तक के रास्तों तक को और फिर न्याय और पहचान की तलाश तक का मुश्किलों भरा सफर तय किया। एक नाम जो जंगल के अंधेरे में दहशत बन गया और फिर समाज के सामने सवालों के साथ में उभरा। बवाइन गांव की वो लड़की जिसे 13 साल की उम्र में भाग्य ने जंगलों की दुनिया में खींच लिया और फिर वो बनी बीहड़ की सुंदरी और खुद उसने बनाई अपनी पहचान। डकैत से बंदूक क्वीन, फिर बिग बॉस का मशहूर चेहरा। चंबल की बीहड़ घाटियों से निकली ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि बदलाव और पुनर्निर्माण की भी कहानी है। ये वो कहानी है जो दिखाती है कि इंसान का भाग्य कैसे बदल सकता है और डकैत भी मुख्य धारा में जीवन जी सकता है। चंबल एक नदी नहीं, एक पहचान है। पहचान जहां कई बार कानून देरी से पहुंचा और इंसाफ अक्सर हथियारों के सहारे तय हुआ। इन बीहड़ों ने कई नाम पैदा किए, कुछ नायक बने, कुछ खलनायक और कुछ इतिहास के सवाल जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। चंबल इलाके से जुड़े कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक दौर, एक व्यवस्था और एक विफलता की प्रतीक बन जाते हैं। सीमा परियार उन्हीं में से एक ऐसा ही नाम है। किसी के लिए वो एक खतरनाक डाकू थी, किसी के लिए हालात की मारी हुई महिला और किसी के लिए एक चेतावनी की। जब समाज और कानून समय पर साथ न दे तो इंसान किस हद तक जा सकता है। सीमा परिहार की कहानी केवल अपराध की कहानी नहीं है, ये कहानी है न्याय की कमी, महिला उत्पीड़न, सामाजिक संरचना और चंबल जैसे इलाके की ऐतिहासिक उपेक्षा की, जिसकी चर्चा आज भी अधूरी ही खत्म होती है, जो आज भी हिस्ट्री शीटर की कहानी कहती है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम हिस्ट्री शीटर में आज हम बात कर रहे हैं सीमा परिहार की, जिसकी जिंदगी को लोग भले ही खुली किताब समझते हो, लेकिन कुछ पन्ने आज भी रोशनी की कमी के चलते पलटने बाकी हैं। चंबल की पहाड़ियों का वो नाम जिसने दशकों तक पूरे इलाके में खौफ पैदा किया, सीमा परिहार। करीब 18 सालों तक ये डकैत महिला पूरे इलाके में सक्रिय रही। इसके गिरोह ने डकैती और अपहरण समेत तमाम दूसरे संगीन अपराधों को अंजाम दिया। लेकिन ये महज एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि 13 साल की उम्र में अपहरण से शुरू हुए उस सफर से है जिसने एक मासूम बच्ची को कुख्यात डकैत बना दिया। समय बीतता गया और सीमा परिहार ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सलाखों के पीछे पहुंच गई। सीमा परिहार को समझने के लिए पहले चंबल को समझना बेहद जरूरी है।
चंबल कोई सामान्य इलाका नहीं रहा। बेहड़ों से भरा ये इलाका जमींदारी, शोषण, जातिगत अत्याचार, पुलिस और प्रशासन की कमजोर मौजूदगी और निजी बदले की संस्कृति की गवाह रहा है। यहाँ कानून अक्सर देर से पहुंचा और इंसाफ अक्सर ताकतवर के पक्ष में खड़ा दिखा। ऐसे माहौल में डकैत केवल अपराधी नहीं बने, बल्कि कई बार वो व्यवस्था के खिलाफ खड़े प्रतीक भी माने गए। जिसकी तस्वीरें इस इलाके की पहचान बन गई। सीमा परिहार का जन्म एक सामान्य ग्रामीण परिवार में हुआ। उनका बचपन भी दूसरी लड़कियों जैसा ही था। सीमित संसाधन, पारिवारिक जिम्मेदारियां और एक तयशुदा सामाजिक भूमिका। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, उस जमाने में चंबल के समाज में लड़की होना ही कई बार संघर्ष की शुरुआत होता है। सीमा भी उसी सामाजिक संरचना का हिस्सा थी जहां महिलाओं की आवाज सीमित थी, सम्मान पुरुष प्रधान परिभाषाओं में बंधा था और अन्याय सह लेना संस्कार माना जाता था। सीमा परिहार के जीवन में कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो आगे चलकर बेहड़ों की राह पकड़ेगी। सीमा परिहार ने कैसी जिंदगी जी और बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, उसकी कहानी जानेंगे तो सिहर उठेंगे। साल 1983 में उत्तर प्रदेश के उनके गांव बवाइन से डकैत लालराम और कुसुमा नियन ने उनका अपहरण कर लिया। सीमा उस समय 13 साल की थी जब डकैतों का गैंग उनका अपहरण कर घसीटते हुए चंबल ले गया। वहां जाने पर सीमा परिहार को पता चला कि उनका किडनैप कर लिया गया है, जिसके बाद छोटी सी सीमा का लगातार रेप किया जाता रहा। 13 साल की बच्ची के साथ लगातार गैंगरेप। ऐसे में सीमा पर उस समय क्या बीती होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन डकैतों ने छोटी सी सीमा को नोचने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और यहीं से शुरुआत हुई एक साधारण सी गांव की लड़की की डाकू रानी बनने की कहानी। इनका जन्म बिल्कुल एक साधारण गरीब परिवार के अंदर औरैया उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार की रहने वाली थी। उन्होंने सोचा नहीं था उनका जीवन एक दिन अचानक इतना तेजी से मोड़ लेगा कि सब कुछ दुनिया में बदल जाएगी। जब वो मात्र 13 साल की थी और गली के अंदर खेल रही थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई। किडनैपिंग करने के बाद में उनको जंगल ले जाया गया। जिस तरह से कंटिन्यूसली उसके साथ में रेप किया गया छोटी अवस्था में, तो उसके लिए एक जिस तरह से फूलन देवी ने भी इस तरह से एक रिवेंज लिया, तो उसी तरह एक रिवेंज की कहानी है कि किस तरह से वो निर्भय गुजर के संपर्क में आई और उन्होंने निर्भय गुजर के साथ में अपना जीवन बिताना ज्यादा बेहतर समझा और उन्होंने लाला राम को छोड़कर निर्भय गुजर से शादी कर ली। हालांकि वो शादी बहुत लंबी नहीं चली क्योंकि निर्भय गुजर भी वही सारे काम करता था जो एक डकैत करते हैं। हालांकि निर्भय गुजर की छवि ये थी कि वो गरीबों का मसीहा है, बड़े लोगों को लूटता है, रईस लोगों को लूटता है, परंतु उसको असलियत जब पता लगा कि ये भी वही काम करता है जो लाला राम करता है और अल्टीमेटली बात इतनी बिगड़ी कि वो उसको डाइवोर्स करके छोड़कर और फिर दोबारा लाला राम के साथ उसने शादी कर ली। डकैत बनना किसी का सपना नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर मजबूरी, गुस्से और बदले से होकर जाता है और सीमा परिहार के केस में भी यही हुआ। सीमा के लिए भी बेहड़ों का रास्ता सुरक्षा का भ्रम, बदले की भावना और ताकत हासिल करने का जरिया बन गया। बेहड़ों में पहुंचने का मतलब था कानून से बाहर निकल जाना, लेकिन सीमा के मन में शायद यही सवाल था, जब कानून ने मुझे नहीं बचाया तो मैं उसके भीतर क्यों रहूं? डकैत गिरोह पुरुषों की दुनिया रही है, वहाँ एक महिला का होना अपने आप में असामान्य है। सीमा को वहाँ खुद को साबित करना पड़ा, लगातार खतरे में रहना पड़ा और पुरुषों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ी।
शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में लाला राम और कुसुमा जैन उस समय के मशहूर डकैत हुआ करते थे, जिनकी तूती बोलती थी पूरे चंबल और बीहड़ के अंदर। ऐसे समय में उनके साथ जुड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और धीरे धीरे वो उनका नाम चमक गया। और उसी टाइम पर एक और राइवल ग्रुप था जो निर्भय सिंह गुर्जर, उनके साथ में भी उसकी नजदीकियां आई और एक समय ऐसा आया कि निर्भय सिंह गुर्जर के साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद में क्योंकि निर्भय सिंह गुर्जर का रहन सहन, तरीका, वारदात करना बिल्कुल अलग था और बहुत गुस्से वाले और बड़े शैतान नोटोरियस टाइप के क्रिमिनल थे, तो ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। और फिर दोबारा जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और जहां से उन्होंने अपने 10वीं जीवन की शुरुआत की थी उसी जगह जाकर शुरू हुआ। फिर लाला राम के गैंग में चली गई और लाला राम से उन्होंने पुनः शादी कर दी। ये जीवन फिल्मों जैसा रोमांचक नहीं था। ये जीवन था लगातार डर, भूख, नींद की कमी और हर पल मुठभेड़ की आशंका। और इसी से जूझते हुए सीमा परिहार एक आम महिला से बन गई दस्यु सुंदरी। साल 1986 में सीमा ने डकैत निर्भय सिंह गुर्जर से शादी की, लेकिन बाद में लाला राम के पास वापस लौट आई, जिसके बाद सीमा परिहार अपने गिरोह की नेता बन गई और बीहड़ जंगल और चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट, अपहरण और हत्या को अंजाम देने लगी। सीमा पर 70 लोगों की हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 घरों को लूटने का आरोप था। पत्थरों पे लिखी कहानी, पहाड़ियों में गूंजता इतिहास और सीमा परिहार की दास्तान। सीमा परिहार डकैत लाला राम के बाद डाकू निर्भय गुर्जर के साथ जुड़ी तो थी, लेकिन बाद में वो वापस लाला राम के पास आ गई। दोनों ने मिलकर शादी भी कर ली, लेकिन साल 2000 में सीमा परिहार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सीमा परिहार पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। कई मामलों में सीमा परिहार को बरी कर दिया गया, लेकिन साल 1994 के अपहरण के एक मामले में सीमा परिहार को 4 साल की सजा सुनाई गई। धीरे धीरे सीमा परिहार का नाम पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया में आने लगा। अखबारों में वो खूंखार डाकू के रूप में दिखाई देने लगी। हत्या और डकैती में उसका नाम आने लगा। पूरे इलाके में उसका आतंक छाने लगा और इन्हीं सब के बीच सीमा का नाम डर बन गया और उसकी कहानी पीछे छूट गई। और वो धीरे धीरे एक दस्यु सुंदरी के रूप में उनका जन्म हुआ और उनको धीरे धीरे हथियार की ट्रेनिंग हुई, डकैतों के बारे में, डकैती के बारे में और उन तमाम चीज़ों की जानकारी होने लगी कि कैसे जंगल का जीवन होता है, जंगल में कैसे रहा जाता है। सबसे पहले जब वो 13 साल की थी तो उसको शुरू में प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि जो निर्भय था वो AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहता था। तो जब वो पहली बार लाला राम के साथ आई तो लाला राम ने उसको प्रेरित किया कि आपको किस तरह से गन डाउन करना है। तो एक गांव में वो डकैती करने गए हुए थे, डकैती में उसको कहा गया कि आप इस तरह से इसको राइफल को चलाइए। उसी अंदाज में उसने उस गांव के प्रधान के ऊपर गोली चलाई और प्रधान की उस गोली से मौत हो गई। हालांकि गवाही देने वाला कोई नहीं था, उस केस में कुछ नहीं हुआ, मात्र 0 रहा, FIR हुई, कोई अरेस्ट नहीं। दुनिया जानती है कि बीहड़ों में कदम रखना आसान नहीं होता, खासकर एक औरत के लिए। सीमा जानती थी कि एक बार हथियार उठा लिया तो वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन जब कानून सुनता नहीं तो इंसान चिल्लाता है और चिल्लाहट बीहड़ों तक गूंजती है और सुनने वाला कोई नहीं होता। बस दर्द की चीख सीने में ही समा जाती है। इतिहास कभी चुप नहीं रहता, बस सुनने वाला चाहिए। और सीमा परिहार की कहानी भी उसी इतिहास की गवाही है। करीब 18 सालों तक चंबल की पहाड़ियों ने खौफ और साहस की कहानियों को बहुत गहराई से सुना। ये कहानी है सीमा परिहार की कहानी, डकैत जीवन, जेल और फिर नई शुरुआत। ये कहानी है साहस और बदलाव की। 2 दशकों तक लाला राम के गैंग के साथ रहने के बाद सीमा परिहार दस्यु सम्राट निर्भय गुर्जर के साथ जुड़ गई और दोनों ने मिलकर बीहड़ों में जमकर आतंक मचाया।
अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। फ्रंट पेज पर लिखा जा रहा था डाकू सीमा परिहार, कभी अपहरण, कभी पुलिस मुठभेड़ तो कभी फिरौती की खबरें। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सीमा के संस्कार की कहानी क्या ये सिर्फ अपराध की कहानी थी या सिस्टम की नाकामी की तस्वीर? सीमा परिहार की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समय पर न्याय मिला होता तो क्या ये सब होता या फिर नहीं। और उनका लगभग 200 अपराधों से इस गैंग का संबंध रहा। उसमें डकैती, मर्डर, रॉबरी और तमाम वो चीजें जो अपराध के इतिहास को बहुत आगे लेकर जाती हैं, उसमें इनका नाम भी जुड़ा रहा। बहुत सारे मुकदमों में इनके नाम बाई नेम FIR हुई, ट्रायल हुए, तमाम तरह की चीजें हुई और उनको सजा भी हुई कुछ केसों के अंदर। परंतु चूंकि दस्युओं जो डकैत होते हैं या इस लाइन में होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो पुलिस को और अदालतों को आती है कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। इसी वजह से जो उनका पुराना मामला था जिसमें उनको 2024 में सजा हुई, वो उसमें 30 साल लग गए। जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ा, सीमा का जीवन और सीमित होता गया। बेहड़ों में हर दिन भागता हुआ निकलता था, कोई स्थिरता नहीं थी, कोई भविष्य नहीं दिखता था। ये वो दौर था जब कई डाकू या तो मारे गए या आत्मसमर्पण की ओर बढ़े। जानकारों का मानना है कि सीमा परिहार का आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं बल्कि एक थके हुए इंसान का फैसला था जो समझ चुका था कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। देखिए, वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। उनको पता है कि जिस तरह से फूलन देवी को दिल्ली में सरेआम मारा गया है और इसलिए राजनीति उनको कभी माफिक नहीं आएगी। और दूसरी तरफ उसके अपने ही गिरोह के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गैंग की लीडर बन जाए, क्योंकि लाला राम के ऊपर वो चली गई थी और कुसुमा जैन भी उस समय लगभग ठंडी पड़ चुकी थी। तो उनको लगा कि शायद मुझे इस समय बेहतर है कि मैं जिंदा रहने के लिए मुझे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में तमाम पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए बेहतर समझा कि उसको समर्पण करना ही बेहतर लगा। इसलिए उसने अपना आत्मसमर्पण पुलिस के सामने कर दिया। फूलन देवी के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाली सीमा परिहार अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ खुलकर बताती है। उनका कहना है कि मैं डकैत थी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब मैं छोटी थी तो वो लोग मुझे उठा कर ले गए। जब मैं 15 साल की थी तब बंदूक चलाना सीखी थी और उसके बाद 18 साल तक डाकुओं ने मुझे अपनी हिरासत में रखा। सीमा खुलकर कहती थी कि मैं फूलन देवी की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 1980 के दशक में फूलन देवी चंबल की बेहड़ों में सबसे खतरनाक डकैत के रूप में गिनी जाती थी। उन पर स्वर्ण और संपन्न लोगों के घरों में डकैती और उनकी हत्याओं का आरोप था। चंबल के बेहड़ों में रहते हुए सीमा परिहार ने भी वही सब किया जो दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने किया था। सीमा परिहार अपने डकैत के जीवन में लगभग 18 सालों तक चंबल की पहाड़ियों में सक्रिय रही, या ये कहा जाए कि करीब 18 सालों तक चंबल की पहाड़ियां सीमा के खौफ की गवाह बनी रही। इस दौरान सीमा के गिरोह ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें अपहरण, हत्या और डकैती शामिल हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा के गिरोह ने 30 से ज्यादा डकैती, 150 से ज्यादा अपहरण और 70 से ज्यादा हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया। 18 सालों की डकैती के बाद सीमा परिहार ने जून 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने अपने ही जीवन पर बनी फिल्म वुंडेड में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन की तरह ये हिट नहीं रही। ऐसा पहली बार था कि किसी डाकू पर बनी फिल्म में डाकू ने ही अपना रोल निभाया हो। फिल्म भले ही ना चली हो, लेकिन आत्मसमर्पण ने एक बार फिर सीमा की दुनिया बदल दी। इसी दौरान उनका रुख पहले फिल्मों की तरफ हुआ। वुंडेड द बैंडिट क्वीन के नाम से एक फिल्म बनी। उनके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो ओनर थे, उन्होंने सीमा परिहार को प्रपोज किया कि आपको हम इस फिल्म में असली किरदार देंगे जो आपने असली अपनी जिंदगी में जिया है।
सीमा परिहार उसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अपना दिया। उसके बाद जो उस समय का सबसे पॉपुलर एक सीरियल था बिग बॉस, उसके अंदर उनको बुलाया गया मुंबई के अंदर। उनको कहा गया कि आप उसी रूप में रहिए जिस रूप में आपने जीवन में अपनी किरदार को जिया है। वो एक आदर्श के रूप में थी कि जिन्होंने जंगलों में रहकर कितने संघर्ष किए, 13 वर्ष की अवस्था से लेके बिग बॉस तक पहुंचने का उनका जो सफर था, वाकई में एक बड़ा करिश्मा और एक अद्भुत तरीके का। सीमा परिहार ने 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना को सपोर्ट किया और फिर 2006 में इंडियन जस्टिस पार्टी से जुड़ गई। सीमा परिहार ने फिर 2008 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। साल 2010 में सीमा परिहार को बिग बॉस 4 का ऑफर मिला। सीमा ने शो में सलमान खान समेत सबका दिल जीत लिया था। आपको बता दें कि वो 76वें दिन शो से बाहर हो गई थी। बिग बॉस में भाग लेने के 1 साल बाद सीमा परिहार को 2011 में नेशनल करप्शन इरेडिकेशन काउंसिलिंग के महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। यानी डाकू का जीवन त्यागने और आत्मसमर्पण के बाद सीमा परिहार राजनीति के अलावा सोशल वर्क में भी सक्रिय रही। इसी दौरान उनको लगा कि अब उनको राजनीति में भी अपने हाथ आजमाना चाहिए, तो उन्होंने शुरू में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद आरजेडी में गई और तमाम पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना के साथ उनके संबंध रहे। उसके बाद में उन्होंने एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा। हालांकि वो उस इलेक्शन को हार गई, बल्कि बुरी तरह से हारी। तो शुरू में उनको लगा कि शायद ये नई उभरती हुई पार्टी है, इसके ज्वाइन करने के बाद में उनके दिन फिर सकते हैं और राजनीति में फूलन देवी की तरह से किसी बड़े मुकाम पर पहुंच सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने शुरू में उससे इलेक्शन लड़ा, परंतु लगा कि जब हारने के बाद में, चूंकि अखिलेश यादव और नेताजी मुलायम सिंह यादव उस समय चरम सीमा पर थे राजनीति के अंदर, उनको लगा कि मैं इनका दामन पकड़ूंगी यादव परिवार का तो राजनीति में आगे जा सकती हूँ। तो इसी महत्वाकांक्षा के चलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई और अपना वो इलेक्शन तक हार गए। आत्मसमर्पण का मतलब था जेल, मुकदमा और समाज की नजरों में हमेशा के लिए डाकू बन जाना। इन सब बातों को जानते हुए भी सीमा परिहार ने आत्मसमर्पण का फैसला लिया, क्योंकि शायद यही एकमात्र रास्ता बचा था। जेल बेहड़ों से अलग थी, लेकिन आसान नहीं थी। यहाँ आत्ममंथन का समय था, बीते फैसलों की समीक्षा थी और सबसे बड़ी बात पछतावे की चुप्पी थी। सीमा को पहली बार लगातार सोचने का समय मिला कि कहाँ गलती हुई और क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता था। हर बगावत का अंत गोली से नहीं होता। सरकार की नीतियां, परिवार का दबाव और थक चुका मन सीमा को आत्मसमर्पण क्यों ले गए। बेहड़ों से निकलकर सीधा कानून के सामने खड़े होना, ये सबसे बड़ा साहस था। कभी डर तो कभी वीरता। चंबल की पहाड़ियों ने 18 सालों तक सिर्फ एक नाम को याद रखा और वो नाम था सीमा परिहार का। डकैत जीवन से निकलने के बाद सीमा परिहार ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भाग लिया। वो राजनीति में भी सक्रिय रही। बाद में सीमा परिहार कई राजनीतिक दलों से भी जुड़ी और सामाजिक कामों में सीमा परिहार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। सीमा परिहार ने अपने ही जीवन पर बनी फिल्म वुंडेड में मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन की तरह वो हिट नहीं रही। सीमा परिहार का नाम हमेशा डाकू के साथ जोड़ा गया, क्योंकि बिहड़ों में रहते हुए सीमा ने जो काम किए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। बेहड़ आज भी है, पर कहानियां बदल सकती हैं, क्योंकि सीमा परिहार सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है और एक सीख भी। सीमा
सीमा परिहार सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या हम हालात बदलेंगे या हर बार एक नई सीमा को बिहड़ों की ओर धकेलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सीमा परिहार की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले तो खुद अपनी तकदीर लिख सकता है। लेकिन सवाल आज भी यही कायम है, क्या समाज किसी इंसान को उसके अतीत से ऊपर उठकर देखने को तैयार है? बिहार की बंदूक से लेकर समाज की नजरों तक सीमा परिहार का सफर बताता है कि अपराध की कहानी के पीछे भी एक इंसान ही होता है। गिरना कोई अपराध नहीं, लेकिन उठकर आगे बढ़ना वही असली हिम्मत है। हिस्ट्री शीटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और हिस्ट्री शीटर, किसी और क्राइम कुंडली के साथ।